हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी का भाग एक रात में अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी। क्या अचानक नेटवर्क चला गया तो मैं आधी रात को छत पर गई थी, लेकिन उस रात को ही छत पर था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसने मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शादी वाले दिन पता चला कि मैं पेट से हूँ। लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। माँ उनके पैरों में गिर गई तो दूल्हे का बाप बोला, इसकी शादी मुझे कर दो। माँ गई और मेरे ससुर से मेरी शादी हो गई और वह सुहाग रात के लिए कमरे में आया। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे मेरी तो होश उड़ गए, क्योंकि उसका आज मेरी शादी हुई थी और मेरी सुहाग रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी आंखों पर लगाया काजल फैल चुका था और मेरी लिपस्टिक भी अपनी जगह पर नहीं थी। मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरे हालात बहुत अजीब से थे, क्योंकि मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी बड़ी ही अजीबो गरीब हाल ही में हुई थी, फिर भी दिल को तसल्ली देने लगी कि अब शादी तो हो ही गई है। जिंदगी तो गुजारना ही है, मरना तो नहीं है। जिंदगी जैसे भी हो, इंसान को जीने का शौक रहता ही है, चाहे वह इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। जब मैं उसको देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और अपने आस्तीन ऊपर की तो मेरे मुंह से ठीक निकल गई, क्योंकि उसके हाथ में तो मैं सपनों के ख्यालों में और उमंग से भरी हुई एक जवान लड़की थी। मेरा नाम अदिति है। कुछ ही दिन में मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे घर वाले मुझे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी शादी तो मेरी पसंद से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लड़का पसंद आ गया था। कहा जाता है कि पसंद की शादी नहीं हो तो इसमें यही होता है कि आपको लड़के की तस्वीर दिखा दी जाती है या फिर उसे मिलवा दिया जाता है। अगर आपको लड़का पसंद आ जाए तो आप उससे शादी कर ले, तो इसी को अरेंज मैरिज की शादी कहते हैं। मेरी तो घर वाले के पसंद की शादी हो रही थी, मोहब्बत की शादी नहीं। मोहब्बत की शादी वह होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद शादी करने का इरादा करते हैं। लेकिन मैं अपने घर वालों के पसंद की शादी पर भी खुश थी, क्योंकि लड़का मुझे पसंद था। आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। मेरे बाबा तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी काफी सारे कजिन थे। मेरे माँ ने ही मेरे लिए सब कुछ किया था। 2 महीना पहले ही मेरे कजिन सब ढोलक लेके बैठ गए थे और रोज ही घर में कोई ना कोई हंगामा होता था। रौनक लगी हुई थी। जब लड़की की शादी होती है तो उसको इस बात की खुशी होती है कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे। मेरी सारी सहेलियां मुझे किसी शहजादी की तरह प्यार करेंगी। मुझे उठकर कोई पानी भी नहीं पीने देगा। लेकिन यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, पूरी जिंदगी में उसके साथ क्या होना है। और यकीन मानिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। किसी भी लड़की को कोई खबर नहीं होती कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन दोनों को एंजॉय नहीं करें। 2-4 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो 1 साल। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। पर न जाने आज मुझे मेरे बाबा की याद आ गई। मेरी शादी में सिर्फ अब 1 महीने ही रह गए थे तो बहुत खुश होते। उनकी दुआओं की मुझे सख्त जरूरत है। मैं अपने बाबा से बहुत करीब थी। उनको इस दुनिया से गए 5 साल ही हुए थे। उनके साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत लड़की शुरू हो गई थी और लाइट वगैरह भी लगने लगी थी। मेरी माँ सब कुछ कर रही थी। उन्होंने
कहा कि वह मेरी बहुत अच्छे से शादी करवाएंगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। वैसे देखा जाए तो इन सारी सजावटों का लड़की की जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान को दो पल की खुशी ही मान लेता है, क्योंकि खुशियों कोई आपको प्लेट में सजाकर नहीं देता। खुशियां तो चुरानी पड़ती है वक्त से, जमाने से। इसलिए शायद रस्मों रिवाजों को बनाया गया है। मैं छत पर खड़ी थी। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी शादी सर्दियों में हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे कामदारे कपड़े पहनने में आसानी होगी और शायद मैं अपने पति के साथ हनीमून पर भी जाऊं। ठंडे इलाके में अपने पति के साथ जाना और सफर करना लड़की का सपना होता है। मेरे लिए भी यह मेरा सपना था। खैर, मैं अपने आप को ही थाम लिया और आंखें बंद कर ली जब अचानक से किसी ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मेरे साथ शादी कर दी। मुझे याद है कि मैं एक चिड़िया देखी थी। मुझे एक चिड़िया नजर आई थी, लेकिन रात के वक्त चिड़िया कैसे? बस मेरी आंखों के सामने कोई चिड़िया थी। काले रंग थी, या शायद वह उसी चिड़िया का निशान था। मुझे और कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब मुझे नीचे उतर गया बेहोश हो चुकी थी। शायद सब लोग मुझे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, और 2-4 घंटे के बाद मैं उनको मिली। छत पर बहुत अंधेरा था। घर को रोशनी से सजा दिया गया था। छत के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई थी। छत के ऊपर लाइट का कोई काम ही नहीं था। छत के ऊपर दीवारें भी थी। दीवार इतनी ऊंची बनी हुई थी कि अगर कोई बैठा भी हो तो नजर नहीं आता। इसलिए घर वालों को मेरी तलाश करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कोने में लाश की तरह रख दिया था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए छत पर भी आ गए थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आई। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो मैं उनको नजर आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। यह बात सिर्फ मेरी माँ और गरीब रिश्तेदारों को ही पता था। उनको यह नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बताया भी नहीं। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, जब सारी सारी रात बैठकर तुम लोग गाने जाओगे, मेहंदी लगाओगे, आराम नहीं करोगे, तो फिर यही सब कुछ होगा ना। पूरा दिन पूरी रात इंसान जागेगा तो ऐसा ही होगा। आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। और मैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मन कहने लगी, चलो जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। शादी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इतना जागोगे तो चेहरे से रौनक खत्म हो जाएगी। दुल्हन के चेहरे पर रौनक नहीं होगी तो प्यारी कैसे लगोगी। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। मैं हमेशा सर हिला दिया। हम लोग अस्पताल से घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मुझ पर जो बीता था वह मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने होठों को खामोश कर चुकी थी। मैंने उस दर्द को अपने सीने में दबा लिया था और किसी को कुछ भी नहीं बताया। और शादी के दिन भी करीब आ गया। अब शादी के 5 दिन ही बच गए थे। इन 3 दिनों तक मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मैं उदास हो गई। यही सोचा कि शायद मैं अपने बाबा को याद कर रही हूँ। इस घर के और सबसे दूर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका नतीजा निकलने वाला था। मुझे नहीं पता कि वह कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती थी। खामोश रहकर यह सब कुछ कर सकती थी। मुझ पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन किसी को कुछ बात नहीं कह सकती थी। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं बेकाबू हो जाती तो बस यही बोल देती कि बाबा की याद आ रही है।
आप लोगों से दूर जाने से दुख में परेशान हूँ। बाकी घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि ज़्यादा किसी का मुझ पर ध्यान नहीं गया और मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और आखिर मेरी शादी का दिन आ ही गया। बस आज का यह दिन गुजर जाता तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। वक्त का यही इलाज था कि वक्त गुजर जाता। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यह फैसला करना मेरे बस में नहीं था। यह फिल्मों में हो सकता है लेकिन असल ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है। एक लड़की की शादी टूट जाना इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। हमारे समाज में एक लड़की की शादी टूट जाने से कोई उसे कभी भी इज्जत की नज़र से नहीं देखा। मैं अपने लिए इतना बड़ा सज़ा कैसे चल सकती थी? मुझे तो पहले ही एक बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी सज़ा अपने लिए नहीं चुन सकती थी। मेरी एक नज़र थी, ससुर थी और मेरी सास थी और मेरा पति इकलौता बेटा था। वह लोग बारात लेकर आ चुके थे। बारात आ गई थी। अभी मुझे बाहर तो बिठाया नहीं गया था, लेकिन मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे देख लिया और कहा कि आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। भाभी, वैसे मैं बहुत खूबसूरत थी और आज मैं दुल्हन की जोड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी ननद मेरे पास आई और बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। अगर वह मेरे और करीब रहती तो शायद मैं उसके ऊपर ही उल्टी कर देती। मैं मुंह पीछे कर लिया। उसने कहा, भाभी क्या हो गया है आपको? मैंने कहा, वह दरअसल डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे पेट की हालत अजीब सी हो गई है और टेंशन से भी यह सब कुछ हो रहा है। उसने कहा, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आज तो आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने आपको संभाल लिया, पर थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे उल्टी आने लगी। मेरी ननद ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। मेरी माँ को यह बात पता चल गई कि मुझे उल्टियाँ हो रही है। मेरी माँ कहने लगी, क्या उल्टा सीधा खा लिया है तूने? मेरी ननद उल्टियाँ कर रही है। मैंने कहा, क्यों, किसी को उल्टी नहीं आ सकती? मेरी माँ ने कहा, जवान जहाँ लड़कियों को ऐसे शादी वाले दिन थोड़ी ना उल्टी आती है। मुझे यह नहीं पता था कि जवान लड़की की उल्टी आने से उससे किस बात से जोड़ा जाता है। इतनी भी तो बेवकूफ़ नहीं है। यह तो मुझे पता है। मैंने कहा, माँ यह सब कुछ ड्रामा में होता है। मैंने कहा कि माँ, मैं अपनी नंद को कह दिया था कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, तो तुमने डाइटिंग की है और यह भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। शादी होने वाली है फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। क्या ज़रूरत है तुझे डाइटिंग करने की? एक तो मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, माँ बस कीजिए, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप मुझे ज़्यादा कुछ मत कहिए। मैंने मन से ज़्यादा बात नहीं करना चाहा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरी जुबान में फिसल सकती है। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपा लिया और मुझे स्टेज पर बैठा दिया गया। लेकिन मैं स्टेज पर थोड़ी देर ही बैठी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं आ रहा था। मुझे बाद में पता चला कि जब मुझे होश नहीं आ रहा था तो मेरी ननद ने सबके सामने कहने लगी कि पहले भाभी उल्टियाँ कर रही थी, अब भाभी बेहोश हो गई। आखिर यह मामला क्या है? ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं, वह आपके लिए कभी अच्छे नहीं होते। आपको उनको सीधी बात बताओ तो उनको उल्टा सुनाई देती है। और यहाँ पर तो मैं खुद फंस गई थी। पहले मुझे उल्टियाँ आ रही थी, उसके बाद मुझे चक्कर आ गए, तो उन्हें सब तो होना ही था कि लगता है बात कुछ और है। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा सकती थी? मैं तो बड़ी परेशान हो गई, लेकिन मरती क्या ना करती। अभी तो मुझे सबकी नज़रों का सामना करना था, सबके सवालों के जवाब देने थे। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या समझेंगे।
सब कहने लगे, अरे डॉक्टर को बुलाओ, आखिर दुल्हन को क्या हो गया। शादी में ही एक शख्स आया हुआ था जो डॉक्टर था। उसने मेरा चेकअप किया तो वह हैरान रह गया। तब तक मुझे होश आ चुका था। जब उसने यह खबर सुना, उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात सबके लिए भी बहुत अजीब थी। मेरी माँ ने कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूँगी, तूने यह बात भी कैसे कर दी। मेरी बेटी की शादी है और तो इसके बारे में कैसी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, ताल्लुक नहीं है तो फिर यह पेट से कैसे हो गई। डॉक्टर ने खुद कहा है। मेरी माँ कहने लगी, देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की है। मेरी माँ डॉक्टर से कहने लगी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, कह दो ना, यह झूठ है, बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, अभी टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर एक लेबोरेटरी वाले को मैं जानता हूँ, वह आधे घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, तू क्यों टेस्ट नहीं करवाना चाहती है। सबके सामने मेरी इज्जत की नीलामी मत कर, चुपचाप जो कहते हैं वह कर ले। मुझे पता था कि मैं ही मुश्किल में थी। उन्होंने मुझे टेस्ट करवा लिया। आधे घंटे में उसने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज दी। उस आदमी ने वही रिपोर्ट अपने फ़ोन पर ऑन करके सबके सामने दिखा दी। उसने कहा, यह लड़की माँ बनने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। पूरा सुनने के लिए पार्ट 2 में जाइएगा। धन्यवाद।